एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह से सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। इस किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर टिप्पणी की गई है। बारू ने अपनी किताब में कहा है कि मनमोहन सिंह को अपने दूसरे कार्यकाल में कठपुतली सरकार चलानी पड़ी। नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि दूसरी बार सरकार में आने के बाद कैबिनेट के चयन में पीएम के बजाय सोनिया गांधी और घटक दलों की चली। अपनी किताब में बारू ने लिखा है कि किस तरह से मनमोहन सिंह को डीएमके के ये राजा और बालू को कैबिनेट में बनाए रखना पड़ा, किस तरह से होने के बावजूद वो सी रंगराजन को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त नहीं कर पाए। इस किताब के सामने आने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में सत्ता के दो केंद्र पर चर्चा शुरू हो गई है। उधर इस किताब पर प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा टिप्पणी सामने आई, जिसमें किताब को काल्पनिक और मिर्च मसाले युक्त करार दिया गया। पीएम के पूर्व सलाहकार का दावा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अहम फाइलों पर साइन कराने से पहले उन्हें सोनिया गांधी को दिखाया जाता था। यह भी कहा गया है कि मंत्रियों का चुनाव भी मनमोहन सिंह की मर्जी के बगैर होता था, फैसला सोनिया गांधी की तरफ से लिया जाता था। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि पुलक चटर्जी, जो कि वरिष्ठ अधिकारी थे, वो सोनिया गांधी से निर्देश लेते रहते थे, सोनिया गांधी को सारी जानकारियां देते रहते थे। मनमोहन सिंह अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर पाते थे। उनके सहयोगी मंत्री उन्हें प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं मानते थे। ऐसी तमाम बातें संजय बारू की किताब में लिखी हुई हैं। अहम मसलों की फाइल पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद पीएम के पास पहुंचती थी। किताब के मुताबिक मनमोहन सिंह को पीएम की कुर्सी जरूर मिली थी, लेकिन ताकत नहीं। 2009 में जब यूपी एक बार फिर से सत्ता में आई थी, तब मनमोहन से बात किए बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया। कई बार सोनिया के दबाव के आगे मनमोहन सिंह को झुकना पड़ा था। दो 2008 में भारत और अमेरिका के परमाणु करार पर मनमोहन ने दी थी इस्तीफे की धमकी। इस किताब के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसे मनगढ़ंत किताब बताया है और इसमें मिर्च मसाला लगाकर बातें कही होने की बात की गई है। पीएम के पूर्व सलाहकार संजय बारू का ये दावा है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता ये कहते रहे हैं कि दो पावर सेंटर होने की वजह से नुकसान होता है, जिसमें महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है? अहम मसलों की फाइल पीएम से पहले सोनिया के पास जाती थी। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, लेकिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पास फाइल जाती थी और उसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये फाइल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंचती थी। साथ ही इस किताब में यह भी कहा गया है कि जो अहम मंत्री थे, अर्जुन सिंह, एके एंटनी, प्रणब मुखर्जी, वो मनमोहन सिंह को भाव नहीं देते थे। मनमोहन को पीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन ताकत नहीं। 2009 में मनमोहन से बात किए बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया। फैसला सोनिया गांधी का था। प्रधानमंत्री सी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। पीएम को कई बार सोनिया के दबाव के आगे झुकना पड़ा। आईएएस अधिकारी पुलक चटर्जी की पीएमओ में नियुक्ति सोनिया के निर्देश पर की गई। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार पर मनमोहन ने इस्तीफे की धमकी दी थी।
तो इस किताब के सामने आने के बाद सियासी जगत में हंगामा मच गया है। वैसे 2 पावर सेंटर की बात पहले भी होती रही थी, लेकिन संजय बारू की किताब में जिस तरह से साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रबर स्टाम्प थे, अब इससे नया विवाद शुरू हो चुका है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिर इस किताब में जो चीजें इसमें शामिल की गई हैं, पीएमओ की तरफ से साफ साफ खारिज कर दिया गया है, लेकिन जो बातें हैं दबी छुपी थी और संजय बारू ने उसे सार्वजनिक कर दिया है। देखिए चंदन, दो आपको चीजें यहाँ अलग अलग देखने मिलेंगी। एक तो 2004 से 2008 के बीच ये मीडिया एडवाइजर थे, उसके बाद इतने लंबे टाइम तक खामोशी किस बात की थी? आपको लग रहा था कि बहुत सी चीजें अगर सामने लाना था तो आप पहले भी ला सकते थे। आज जबकि इलेक्शन का दौर चल रहा है, स्टेजेस चल रहे हैं, इस बीच क्या ये बुक किसी खास इंटेंशन के साथ आज के दिन ही लॉन्च की गई या इसके जो स्टेप्स हैं उसको बाहर निकाला गया? दूसरी चीज आप देखिए तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली है। ये जो विरोधी है दल है, जो मसलन बीजेपी की बात कर रहे हैं या बाकी अपोजिशन पार्टीज कह रही है, वो शुरू से एलिगेशन लगाती रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो रबर स्टैंप है। लेकिन अगर इस बुक को देखेंगे तो तमाम जो अंदर की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी कि नायर का आपको रोल देखने को मिलेगा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर अहमद पटेल का रोल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि प्राइम मिनिस्टर अगर इस बुक की बातों को अगर इस पर भरोसा करें तो कितने असहाय नजर आते हैं, क्योंकि जो कई डिसीजंस हैं वो प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, फिर भी वो 10 जनपद से होता है। दूसरी बात, मनरेगा को लेकर के बहुत इसमें बड़ी बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन था मनरेगा को लेकर के आना, लेकिन इसका क्रेडिट सोनिया और राहुल को दिया गया। ये सारी जो बातें बुक बहुत सी चीजों को सामने खोल रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कह रहा है कि उनको 2008 के बाद वो चाहते थे कि कंटिन्यू किया जाए मीडिया एडवाइजर के तौर पर, वो कंटिन्यू नहीं किए गए और इस वजह से जो खुन्नस है ये बुक में दिखी है। चलिए, बुक में जो है काफी चीजें हैं जो कि विवादित है। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शंभुनाथ जी, जब दागियों पर अध्यादेश वापस लेने का फैसला राहुल गांधी के एक निर्देश के बाद हुआ था, तब ये माना गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं चलती है और आखिरकार फैसला गांधी परिवार ही लेता है, और यही बात अब इस किताब के जरिए सामने आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका कही जा सकती है किताब ये। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी इनफाइटिंग है जो दिख नहीं रही है। प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के बीच लगातार तनातनी चल रही है। उस दिन वो तनातनी बिल्कुल शीर्ष पर पहुंच गई थी जिस दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी का अध्यादेश फाड़ कर फेंक दिया था। उसी समय प्रधानमंत्री को लग गया था कि उनकी स्थिति क्या है जी। अच्छा, इसके पहले लोगों का ये मानना रहता था कि प्रधानमंत्री देखने को है, असली पावर तो सोनिया गांधी को है, क्योंकि सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को एक तरह से गद्दी भेंट कर दी थी 2004 में जी, और 2009 में भी यही कृपा दिखाई गई। लेकिन चल उनकी नहीं रही थी। चल इस संदर्भ में जैसे अब संजय बारू जी ने जो लिखा है कि एफएम जहां तक फाइनेंस मिनिस्टर को रखने की बात थी, प्रधानमंत्री कतई नहीं चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी आए, वो चिदम्बरम को चाहते थे। और ये खुल्लम खुल्ला बात है, ये पहले भी, इसके पहले जब 2000 नरसिंह राव की सरकार थी तब भी उनके जो पसंदीदा लोग थे, जो एक लॉबी अलग मानी जाती थी, उसमें मनमोहन सिंह जी के साथ अपने चिदम्बरम जी थे जी। शंभुनाथ जी, इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इस किताब में जो बातें कही गई हैं उसे खारिज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के मौजूदा मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। पंकज पचौरी ने साफ किया है कि इसमें मनगढ़ंत बातें कही गई हैं। दफ्तर में हासिल की गई पहुंच के व्यावसायिक दुरुपयोग का मामला है। किताब में कई विवरण काल्पनिक हैं जिन्हें पूर्व मीडिया सलाहकार ने अपनी नजर से रंग दिए हैं। पूर्व मीडिया सलाहकार के बयानों के बारे में वरिष्ठ संपादकों से पिछले अक्टूबर में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री एक सवाल के जवाब में ये खुद कह चुके हैं कि उनके सभी बयानों पर विश्वास न किया जाए। मनीष, सीधे सीधे इनकार कर दिया गया है, तथ्य गलत बताए जा रहे हैं, मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जवाब देते हुए संजय बारू ने साफ कर दिया है, आई एम अम्यूज्ड, यानी मैं चकित हूं। क्या इस पर किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, इस बुक में जो कुछ संजय बारू लिख रहे हैं, जाहिर है कि वो मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम किया था, उन्होंने लंबा 4 साल उन्होंने पीएमओ में काम किया, उनको बहुत सी बातें मालूम थी
और उन्होंने बातें लिखी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी पहुंच पीएम तक नहीं थी या पीएमओ में नहीं थी। और इसी वजह से जैसा कि विरोधी शुरू से एलिगेशन लगाते रहे, यूपीए 2 पर खास तौर पर निशाना साधा गया, क्योंकि यूपीए 1 के बाद खुद मनमोहन सिंह को नहीं लग रहा था कि यूपीए 2 की वापसी होगी और इतने बड़े अंतर से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत करके आएगी। उसके बाद पीएम को लगने लगा था कि दरअसल ये जो यूपीए 2 है, इसमें उन्होंने जो यूपीए 1 में जो काम किए हैं, इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था, न कि सोनिया और राहुल को मिलना चाहिए। तो बुक बहुत सी बातों को सामने लाती है। दरअसल मिनिस्टर्स हैं जो जिनकी चल नहीं रही है, जो मिनिस्टर्स पीएम की नहीं सुनते हैं, वो सोनिया से जाकर मिलते हैं, 10 जनपद से जाकर डिसीजन लेते हैं। ए राजा को बनाया गया, टेलीकॉम मिनिस्टर दिया गया, जबकि पीएम इस मामले में बहुत ए राजा को लेकर के इच्छुक नहीं थे। तो तमाम ये बातें जरूर कही गई है, लेकिन अगर आप देखें दूसरी तरफ तो पीएमओ का जो खंडन आना स्वाभाविक था, वो दूसरे तरीके से इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी नाराजगी थी, वो मीडिया एडवाइजर कंटिन्यू नहीं हो पाए। जी शंभुनाथ जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए तो गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं और इसी वजह से 10 साल तक इस कुर्सी पर बने भी रहे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह भी सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उपलब्धियों का श्रेय न मिलने से काफी नाराज थे और कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि उपलब्धियों का श्रेय गांधी परिवार को, नाकामियों का श्रेय दूसरे नेता लेते हैं, ये चीज अब खुलकर सामने आ गई है। जी चंदन, जरूर ये प्रधानमंत्री को लगा होगा, जो आदमी देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, उसको ये बात लगनी स्वाभाविक है कि उसको किसी चीज का श्रेय नहीं दिया रहा और जितने भ्रष्टाचार हुए, जितनी नाकामियां रही, जितनी महंगाई बढ़ी, उन सबका क्रेडिट जरूर दिया रहा कि वो मनमोहन सिंह के कारण हुआ। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी प्रेसिडेंट तो किसी चीज इन्वॉल्व होता है, उसको भी मानना चाहिए कि उसकी पार्टी की नीतियां गलत थी। ये मानने के बजाय ये कह देना कि उनका प्रधानमंत्री गलत है, ये बहुत समझ में आने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जहां तक राजा को रखने की बात थी, प्रधानमंत्री ने विरोध किया था। जहां तक तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें प्रधानमंत्री के साथ सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं मनरेगा की बात करूंगा। मनरेगा जो है वो रघुवंश बाबू का अपना प्रोजेक्ट था, जिसके बाद में सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ले गया कि नहीं वो तो उनका प्रोजेक्ट था। ऐसा नहीं था, रघुवंश बाबू ने उसमें बड़ा काम किया था और प्रधानमंत्री ने उसकी स्वीकृति दी थी। इसे एकदम से उसको कह दिया जाए नहीं ये तो उनका प्रोजेक्ट सिर्फ सोनिया जी का था या राहुल जी का था, इसका मतलब कांग्रेस में कहीं न कहीं अभी भी संस्कृति वही चाबूसी जैसी चल रही है। जी, और कांग्रेस की इस संस्कृति का सीधा उदाहरण है कि मनमोहन सिंह को अब चुनाव प्रचार से भी काफी हद तक गायब कर दिया गया है। मनीष, कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए जवाब देना इसलिए भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें मनमोहन सिंह बहुत इक्का दुक्का ही नजर आते हैं और चुनाव प्रचार में उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उपलब्धियों का सारा श्रेय गांधी परिवार ले रहा है, राहुल गांधी ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए जैसे कि हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि जो खराब चीजें मनमोहन सिंह ने की है और अच्छी चीजें हैं वो सोनिया गांधी और राहुल ने की है और ये चीजें दिख रही है। पिछले 6 महीने से आप देखें, अगर आपको याद हो तो जिस तरीके से करप्शन को लेकर के सरकार का स्टैंड था और राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे प्राइम मिनिस्टर को लेकर के टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही ये चीजें क्लियर होने लगी थी कि मनमोहन सिंह का रोल इस बार जो 2014 के इलेक्शन है उसमें बहुत लिमिटेड होने वाला है। आप अगर कोल स्कैन को देखें तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ साफ देखने को मिलेंगी। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की जांच की और सीबीआई से तमाम डिटेल्स मांगे तो कई फाइलें मिसिंग पाई गई और ये कहा गया, उसमें बात सामने आई कि दरअसल जो कई कोल स्कैम जो अलॉटमेंट हुआ है वो 10 जनपद के इशारे पर कई लोगों को कोल का आवंटन हुआ और यहीं पर अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें साफ आती हैं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल असहाय कई बार नजर आते हैं और बुक जो बात कह रही है कई चीजों को अगर आप बाकी चीजों से मिलाएंगे तो काफी हद तक ये सही भी दिखती है। जी, सही भी दिखती है, लेकिन किताब में जिस तरह से सारी बातें खोलकर रख दी गई हैं, अब चुनावी मौसम है और इस दौरान ये कहीं ना कहीं महंगा जरूर पड़ सकता है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि किताब का आखिर मकसद क्या था। चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ एक और मेहमान अंकुश श्रीवास्तव जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनमोहन पर फूटा है बारू बम। संजय बारू, जो कि उनके पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं, उनकी एक किताब सामने आई है और इसमें बताया गया है कि मनमोहन सिंह रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर थे। अहम फाइलें सोनिया गांधी के पास जाकर मंजूरी पहले ली जाती थी और अपने सरकार के जो फैसले होते थे वो भी मनमोहन सिंह नहीं लेते थे। इस पर चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकुश जी, एक चीज साफ नजर आती है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कभी भी ऐसी आजादी नहीं दी गई जैसे उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर 1991 के दौरान दी गई थी। वित्त मंत्री तक उनकी मर्जी से नहीं चुना जाता था। ऐसे में सरकार के कामकाज में जो ढीला ढाला रवैया दिखा, इससे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें हैरानी नहीं होगी क्या का मतलब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हैरानी इतनी है कि क्या बताया जाए। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो कि कोई प्रधानमंत्री इतनी बेआबरू होकर के निकल रहा हो। देश के इतिहास में ये पहली बार इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि किसी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को लेकर के इतने आक्षेप लग रहे हों। जी, प्रधानमंत्री ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, उसके पास फाइलें नहीं पहुंचती हैं, फाइलें आप पार्टी अध्यक्ष के पास पहुंचती हैं और फिर वहां से जो निर्देश होते हैं उस हिसाब से फाइलों पर दस्तखत होते हैं। जी, ये मतलब उनको रबर स्टैम्प कहना तो नहीं ठीक होगा, लेकिन ये है कि सिर्फ उनकी मन की या उनकी एक आध विषयों की चीजों पर भला उनसे वित्त पर बहुत ज्यादा राय ली जाती रही। और ये संजय बारू का बम पहली बार नहीं फूटा है, पहले भी संजय बारू इस बारे में बहुत सारी चीजें लिख चुके हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों के अंदरूनी सूत्र ये हमेशा बताते रहे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कभी भी कोई औकात उस तरीके की नहीं रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तरीके से काम किया हो। चाहे वो राहुल गांधी ने जब अध्यादेश का पर्चा फाड़ा था, चाहे वो और उसके पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह असहाय नजर आए हैं। जो कुछ कहा गया वो 10 जनपद से कहा गया और वही की चीजें चलती आ रही हैं। और शंभुनाथ जी, शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके थे कि मैं राहुल गांधी के अंदर काम करने को तैयार हूं, राहुल गांधी कहे तो मैं उनके लिए पद भी छोड़ सकता हूं। प्रधानमंत्री भी जानते थे कि उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री शायद 2011 से ही पद छोड़ने के इच्छुक थे। वो चाहते थे राहुल गांधी ही बन जाए, क्योंकि जो फैसले उनकी मर्जी से नहीं लिए जा रहे, 10 जनपद की मर्जी से लिए जा रहे हैं, तो लोग चटर्जी फाइलें जो है सीधे 10 जनपद से होके कराते हैं, तो वो उनका कोई मायने नहीं है। और कोई भी ऐसा आदमी जो एक राजनेता हो और एक अच्छा जिनकी अच्छी ईमानदार छवि रही हो, वो इस तरह के पचड़े में नहीं फंसना चाहेगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की छवि अच्छी रही है। जैसा कि अभी मनीष ने कहा, संवाददाता ने, कि कोल आवंटन तक के मामले में प्रधानमंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन माना यही गया कि प्रधानमंत्री का कहीं न कहीं उसमें हाथ रहा है। जी, तो ये प्रधानमंत्री इससे बचना चाहते थे, इसको चाहते थे कि राहुल गांधी के अंदर में वो काम कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये जरूर है कि उनकी छवि एक दबंग राजनेता की नहीं रही है। जी, लेकिन वो भी शंभू जी, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें तो उन्होंने कभी अपने आप को एसेट नहीं किया और ये तो मजबूरी की बात हो गई कि मैं राहुल गांधी के अंडर में भी काम कर लूंगा। मजबूरी सही है, लेकिन एक दबंग राजनेता की छवि होती है। देखिए, वो एक प्रोफेसर थे, उसके बाद शंभुनाथ जी, ये भी सच है कि अगर दबंग राजनेता की छवि उनकी रही होती तो पीएम बने ही नहीं होते। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि उसी समय 2 विकल्प थे। खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा प्रणब मुखर्जी जी थे, जिनकी छवि एक प्रो पीपुल थी, उनको रखा जा सकता था। लेकिन गांधी परिवार की वफादारी को लेकर शक जताया, वफादारी को लेकर शक पैदा किया राजीव गांधी के खिलाफ पार्टी। जी, क्योंकि 84 का एक ऐसा, जब इंदिरा जी को हत्या हुई थी, उस वक्त एक ऐसा मामला हो गया था जिसके कारण उन पर शक की बनी रही और उनको प्रधानमंत्री से नहीं नवाजा गया पद से, और इसकी बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो बहुत मुखर राजनेता नहीं था, वो बुद्धिजीवी हो सकते थे, वो एक विशेष बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते थे, लेकिन वो एक दबंग जो राजनेता की छवि होती है वो छवि नहीं थी। चलिए, पारंपरिक नेता की छवि से अलग डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि थी। लेकिन मनीष, सवाल ये खड़ा होता है कि जब भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, 10 साल के कार्यकाल में जितने भी आरोप लगे उसका ठीकरा मनमोहन सिंह पर फूटता है और अंत में जब कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार विरोधी बिलों की लंबी कतार लेकर के आ जाते हैं कि हमने ये बिल पास करवाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीति रही है पहले कि पुराने जो गैर गांधी परिवार के नेता हैं उन्हें खारिज कर दिया जाता है, और मनमोहन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, भले ही ये अभी तक अनऑफिशियल है। या बिल्कुल अनऑफिशियल है, लेकिन बलि का बकरा बनाने की जो प्रोसेस था
वो अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देखें तो शुरू हो गया था, क्योंकि पिछले 2 साल में जब अन्ना का एक तरीके से दिल्ली में मूवमेंट शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी का अभ्युदय शुरू हुआ, उस दौरान ही देखने को मिला कि जनता कितना ज्यादा करप्शन को लेकर के परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के परेशान है, और पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हमारे सांसद हैं, इनके कार्यकुशलता पर तमाम तरीके के सवाल उठने लगे थे। और तभी रिलायंस UP2 को होने लगा था कि दरअसल अब जो अपनी इमेज है वो मेकओवर करने का टाइम है। लेकिन अब किसके ऊपर इसका ठीकरा फूंके? जाहिर है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना था पीएम के तौर पर। हालांकि अभी कांग्रेस इतनी उसके कांग्रेस विरोधी लहर पूरे देश में चल रही है, और जो पूरा जो कुकर्म है एक तरीके से किसी के ऊपर डालना था, और मनमोहन सिंह इसके लिए सबसे सटीक नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए। और आप देखिए जितने स्कैम हो रहे हैं, जितने करप्शन हो रहे हैं, पीएम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, पीएम रबर स्टैंप है, लेकिन पीएम को जवाब देना पड़ रहा है। हर चीज पर पीएम को उंगली आ रही है, लेकिन फैसला कोई और ले रहा है। जी, फैसले कोई और ले रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह को सामने रखा गया था क्योंकि प्रधानमंत्री का पद उनके पास था। लेकिन इस किताब ने वाकई बम ही फोड़ा है सरकार पर, और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ सकता है। चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ शंभुनाथ जी, अकुश श्रीवास्तव जी, मनीष चर्चा में बने रहेंगे। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। धूप और ठंडी छाओं एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब खुद का नाम क्या? काशी रे काशी। सियासत में 2 और 2 का जोड़ सिर्फ 4 नहीं होता। इसके बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब में जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीधे सीधे रबर स्टैंप करार दिया है। 2008 में प्रधानमंत्री ने इस्तीफे तक की पेशकश की थी। सोनिया गांधी के साथ उनकी तल्खी बढ़ गई थी, करार पर इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। साथ ही साथ जो बड़े मंत्री थे वो प्रधानमंत्री की नहीं सुनते थे, प्रधानमंत्री के कद को अपने सामने छोटा आंकते थे। सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री आवास पर 2008 में बुलाया था। पीएम ने उस दिन के सभी काम रद्द कर दिए थे। मीडिया ने उनके इस्तीफे के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। उस समय सोनिया ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आलूवालिया से कहा था कि वो पीएम को इस्तीफा देने से रोके। बाद में सरकार ने परमाणु करार पर संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया था। एक समय ऐसा भी आया था जब हताश और उदास प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि सोनिया गांधी ने मुझे नीचा दिखाया। हमारे साथ चर्चा में कई खास मेहमान बने हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री कहते हैं सोनिया गांधी ने उन्हें नीचा दिखाया। बहुत ही ये कड़ी टिप्पणी थी और ये बताती है कि संवादहीनता कितनी बढ़ गई थी प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच। नहीं, इसको संवादहीनता बढ़ना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि अविश्वास कितना हो गया था। जो ये कहा जाता है कि हम लोग टीम में काम करते हैं, ऐसा कुछ था नहीं वहां पर। सिर्फ आपके अपनी विम्स को उनके ऊपर लादना, उनसे वो काम कराना, तो वो किसी भी बड़े बाबू का से वो काम लिया जा सकता था और वो बड़े बाबू के तरीके से ही वो चाहते थे कि काम करें, यानी कि फैसला ले 10 जनपद और वहां की टीम और उसको लागू कराए प्रधानमंत्री आवास।
तो वो उस तरीके से चलता था कि आपको एक सिर्फ एक हॉटलाइन थी कि अब आप ये कर दो, अब आप ये कर दो, अब आप ये कर दो। वहां से उन्होंने हाँ कह दिया तो ठीक है, नहीं कह दिया तो इधर उधर से कहला करके उसको ठीक कराएगा। आप ओवरऑल देखेंगे अगर आप पिछले 10 सालों का, और इसके कई जो है उदाहरण मिलते रहे थे, अटकलें लगती रही थी कि प्रधानमंत्री के हाथ में असल सत्ता नहीं है। मनीष, चुनावी साल में जिस तरह से चुनावी मौसम में ये किताब जारी हुई है, कांग्रेस को क्या इसका सियासी खामियाजा उठाना पड़ सकता है, या फिर कांग्रेस को मालूम है कि ये तो बहुत ही सामान्य सी बात थी? देखिए, जाहिर है इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट में वैसे ही पूरे देश में लहर है, तमाम स्कैम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे दौर में चूंकि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर इस तरीके से क्वेश्चन उठेगा, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठेगा, तो सीधा सीधा जो इसका असर है वो राहुल गांधी और सीधा सवाल उठेगा कि गांधी परिवार की जो छवि बनाई जा रही है वो भी उतनी साफ नहीं है, या फिर जो उपलब्धियां सारी दी जा रही हैं इसमें प्रधानमंत्री का भी हिस्सा था। शंभुनाथ जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक पीएम रहे हैं, आखिर उनको अब कैसे याद किया जाएगा? अंतिम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री भले वो ईमानदार रहे हों, भले वो विद्वान रहे हों, भले वे आर्थिक मामलों के बड़े जानकार रहे हों, लेकिन एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर सदैव याद रखे जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी भूमिका एक रबड़ स्टैम्प की हो गई थी, और वो यहां तक कि पद में रहते हुए कभी भी आज भी वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बारू बम फूटा है उसके बावजूद भी उनका जो पीएमओ है वो उसको प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं, ये संजय बारू ने गलत लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ किया हो। लेकिन आप इसके पहले सोचिए, कोई भी आदमी हो अगर उसे किसी पद पे कोई परिवार नवाज दे, आखिर जी यही सवाल उठता है कि आखिरकार उन्हें क्या नवाजा गया था, उन्होंने हासिल नहीं किया था पीएम पद का। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि 1000 सवालों से अच्छी 1000 जवाबों से अच्छी खामोशी मेरी कई सवालों की आबरू रखी। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल को लेकर के कई गंभीर सवाल जरूर इस किताब में खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शंभुनाथ जी आपका, अकुश श्रीवास्तव जी आपका, मनीष आपका चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 7 सीटों के लिए वोटिंग जारी। असम में 3, गोवा की 2, त्रिपुरा और सिक्किम में 1-1 सीटों पर हो रहा है मतदान। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू के किताब से सियासी जगत में हलचल। किताब ने मनमोहन को बताया कठपुतली सरकार का अगुआ, मंत्रियों पर भी नहीं था कोई नियंत्रण। राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से आज दाखिल करेंगे पर्चा। नामांकन से पहले सुल्तानपुर से गौरीगंज तक होगा रोड शो। मां सोनिया और प्रियंका भी रहेंगी साथ। चुनावी रैली में फिर बेलगाम हुए आजम खान। बिजनौर में कहा अल्लाह ने संजय गांधी और राजीव गांधी को दी उनके कर्मों की सजा। आजम खान और अमित शाह की रैलियों पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। भड़काऊ भाषण मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। बीजेपी ने जताया ऐतराज। और चुनाव चक्र में आज देखिए 1957 के आम चुनाव के बाद नेहरू कैसे बन गए देश के सबसे बड़े नेता। 1957 और 1962 के चुनाव से क्या हुआ बदलाव, देखिए पूरी कहानी चुनाव चक्र में आज रात 10 बजे। कैप्टन साहब ब्लू स्टार के जितने खिलाफ हैं तो उस पार्टी के प्रतिनिधि क्यों बदल गए जिसने ब्लू स्टार करवाया।
एज फार एज मिस्टर जेटली इज कंसर्न, वो पंजाब के नहीं रहने वाले। जो नीचे के लोग हैं उन्होंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप